हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन टर्म 1 के लिए कैसी चल रही है। आई थिंक बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आपने पिछली जो वीडियो की सीरीज थी, यानी जो पिछला चैप्टर है वो भी खत्म कर लिया होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने सारे टाइप के एमसीक्यूज पिछले चैप्टर के खत्म कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। अगर पिछला लेक्चर यानी पिछले चैप्टर के एमसीक्यूज की वीडियो आपने नहीं देखी है, जो एक पूरी सीरीज थी, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं। उसके अंदर हमने हर टाइप के एमसीक्यू को कवर करा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करे हैं, अजेशन रीजन भी करे हैं और नॉर्मल टाइप के एमसीक्यूज भी करे हैं, वो भी ढेर सारे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यूज में लग रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये आपने वीडियो देख ली तो आप खुद से भी उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होती हैं? पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि आप वैसे पढ़ा होगा आपने चैप्टर, कैसे आपने इसको एग्जाम्पल पता होगा, जैसे कि x² + 5x + 3, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। यानी मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखूं, क्या होती है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म? कि कोई कांस्टेंट होता है, जिसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोई कांस्टेंट होता है, n2 में क्या होता है? वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल आता है, x y z, जरूरी थोड़ी है x y, कोई वेरिएबल होगा। ठीक है। और उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वो पावर क्या होती है? वो हमेशा होल नंबर ही होती है। ठीक है। तभी मैं बोल सकता हूं कि वो जो इक्वेशन है, जो भी वो एक्सप्रेशन है, वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। हाँ कि ना। अगर यहाँ पे पावर इसकी होल नंबर नहीं है, कुछ और है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है। जैसे कि x³ + 2x, ये भी तो एक क्या है? पॉलिनोमियल है, बिकॉज x की पावर क्या दिख रही है आपको? होल नंबर है ना। और देख लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x है और x की पावर एक होल नंबर है। बट अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि जो मैं नंबर अभी लिखने वाला हूं, क्या वो पॉलिनोमियल है? जो अभी मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं मैं? कि अब क्या ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताएंगे आप सभी कमेंट में। ठीक है। क्या ये सारे पॉलिनोमियल हैं? यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? क्यूब रूट हो सकता है। ठीक। क्या आप बता सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या पॉलिनोमियल हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इनकी जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर नहीं है। ठीक है। ये कैसे नंबर हो गया? 1/2 फ्रैक्शन में हो गया। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? ये तो कुछ और ही हो गया। देखो, आप देख सकते हो, तो ये क्या हो गया? x⁴ 1/2। कैन यू सी दैट? देख पा रहे हो ना, 2 की पावर भी 2 कुछ है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें क्या है? यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, बट x की पावर क्या है? 1/2, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस टाइप से। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जिस कोई भी वेरिएबल हो, उसके अंदर होल नंबर, जो उसकी पावर है, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा जी, अब कुछ कॉन्सेप्ट जो 9th के हैं, जो थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करते हैं। कैसे करेंगे? क्या क्या पढ़ा था हमने 9th में? एक पढ़ा था हमने लीनियर, क्या लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप नोट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जिसकी डिग्री
जिसकी डिग्री 1 होती है। अभी डिग्री क्या होती है, सबसे पहले लिख देता हूं, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या क्या आपको होती है मैं बता देता हूं, आपको पता होगा वैसे तो। डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन लिखूं, 2 की पावर x की 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू, या प्लस में कर लो, इंटू तो नहीं, प्लस x प्लस 3। अब यहां पे देखो x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 है कि नहीं, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसने कहा लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी यहां पे हमेशा x की पावर 1 रहेगी। यानी मैं एग्जांपल के लिए लिख सकता हूं 3x प्लस 1, x की पावर कितनी है, 1। मैं ये भी लिख सकता हूं x, क्या मैं ये लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां पे तो 1 है, बट मैक्सिमम पावर बोला था मैंने, क्या बोला था, मैक्सिमम। x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो इट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होगी, 1 से बड़ी पावर उसके अंदर होनी नहीं चाहिए। ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा जी। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा, डिग्री की भी क्लियर है, ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे आप, डिग्री। उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पढ़ा है आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री, क्या क्या कहा मैंने, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। डिग्री जिस एक्सप्रेशन की 2 हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। गोट इट ना। क्या मैं एक काम और करवा देता हूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो भी लिख लो आप। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो x तो बचेगा ही नहीं, या तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगी, और कांस्टेंट में तो x है ही नहीं, यानी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं होगी। तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, कहां, या इस फॉर्म में, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अच्छा, इसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी जनरल फॉर्म नोट करेंगे आप सभी। क्या होती है जनरल फॉर्म, क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, यहां भी a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो फिर से क्या क्वाड्रेटिक रहेगा, ये तो लीनियर बन जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर विल बी 0, है ना, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा आगे का, फिर लीनियर इक्वेशन बचेगी। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, x3x स्क्वेयर प्लस 2, ये भी तो एग्जाम्पल है, ये वाली टर्म मिसिंग है, तो क्या मैं क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं। बस मेरे को यही चेक करना है क्या 2 पावर है, कि वेरिएबल की पावर क्या 2 प्रेजेंट है, अगर है तो क्वाड्रेटिक है, चाहे ये भी ना हो, मैं ये भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, ये भी क्वाड्रेटिक है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे जो b और c है वहां पे क्या है, 0, ठीक है। अच्छा, ये साइड नोट करते रहना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, अगला आपने पढ़ा हुआ क्यूबिक, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आई थिंक आपने अभी चैप्टर तो पढ़ी रखा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक में क्या कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री कितनी हो, 3 हो, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर क्वाड्रेटिक मतलब 2 थी तो क्यूबिक में कितनी होंगी, 3, यानी क्यूबिक की डिग्री हो गई 3। अब डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी अगर मैं इससे पहले सबसे पहले लिख लेते इसकी जनरल फॉर्म, क्या होगी जनरल फॉर्म इसकी,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहां भी ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। गॉट इट ना? यहाँ पे भी ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर से यहाँ पे क्यूब भी खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? ये तो आप समझदार हो, समझ ही गए हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या देखिए इसके, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 व्हाटएवर। ठीक, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। बस मेरे पास तो ये टर्म होनी चाहिए, बाकी इनमें से कोई हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी को मैं बोल सकता हूँ क्यूबिक है। ठीक है, अच्छा जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसके बाद जो आता है एक टर्म और आती है, मुझे नहीं पता आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, बट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर 4 भी तो हो सकती है ना। अगर यहाँ पे डिग्री उसकी 4 होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो डिग्री होती है वो होती है 4। इसकी डिग्री कितनी होती है? 4। और डिग्री मुझे पता है किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगी वो कितनी होगी? क्या होगी? सॉरी, क्या होगी जनरल फॉर्म? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्या होगी? ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वेयर प्लस क्या d x भी आएगा आपके बारे ना, फिर e लिख दो चाहे। और यहाँ पे भी a जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ की ना, क्योंकि ये फिर से बाय क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा? क्यूबिक बन जाएगा अगर a जीरो हो गया तो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी लिख लो। क्या होंगे इसके एग्जाम्पल? कुछ भी लिख लो भाई। 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, हाँ की ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, ये बात क्लियर? ये तो पिछला रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। बाय क्वाड्रेटिक शायद आपने अभी सुना हो, बट ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। आज मैं आपको एमसीक्यूज सोल्व करने के साथ साथ जो यूज होगा ना इस इंट्रोडक्शन में पूरी वो चीज करवाने वाला हूं, तो डोंट स्किप अ सिंगल पार्ट। ठीक है, जो आपको आता है क्या पता उसमें से चीज निकल जाए जो मैंने एक्स्ट्रा बताई है, तो इतना सा पार्ट स्किप मत करेगा क्योंकि ये तो थोड़ा सा पिछला है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से। मैं ज्यादा डीपली तो गया नहीं मैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये चीज तो पता चलेगी। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब इसके हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो सीखेंगे। अभी आपने ग्राफ भी देखे होंगे अगर आपने चैप्टर करा है तो। ठीक है, अभी तक तो शायद आपने करा होगा, थोड़ा बहुत तो करा ही होगा। चलो देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या कहा मैंने? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बताएंगे मेरे को क्या होते हैं? कि x की वो वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल कितना कैसा हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और वो है क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो इसमें मैं क्या कहूंगा कि x की वो वैल्यू, या सिर्फ मेरे पास यही है मान लिया, ठीक है, सिंपल बनाने के लिए मैं यही मान लू कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालूं कि जो ये पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे क्या आप देख के बता सकते हो? अगर इसको आप सोल्व करोगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी अगर x की वैल्यू मैं यहाँ जीरो डालता हूं तो मुझे क्या दे रहा है? एक जीरो दे रहा है। ठीक है, यानी x की जीरो क्या होगी? -4। -4 विल बी द जीरो ऑफ किसकी? इस एक्सप्रेशन की, है ना, इस फर्स्ट वाले की। इसी की तो जीरो है ये। ठीक है, तो यही जीरो होती है कि x की वो वैल्यू पुट कर दें हम जिससे हमें क्या मिल जाए? इक्वल टू जीरो मिल जाए। अब पुट करके देखना एक बार, -4 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको? जीरो तो मिलेगा। तो यही तो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, यही तो बोलना चाहता है ये। आप आगे क्वाड्रेटिक की जीरोस निकालेंगे, क्यूबिक की भी जीरोस निकाल सकते हैं शायद, एक आधे क्वेश्चन में करा दूंगा थोड़ा बहुत, आपके सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक वाला आपके में नहीं है, लीनियर भी नहीं है आपके, तो क्वाड्रेटिक मेनली जो ज्यादा यूज होने वाला है वो क्वाड्रेटिक है। अब
एक चीज और बता देता हूं साथ साथ में कि जीरोस किस पॉलिनोमियल की कितनी होती हैं। ठीक है, जल्दी से बता देता हूं। क्या क्या कहा मैंने कि जो लीनियर होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा थोड़ा। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी वो सिर्फ कितनी जीरोस होंगी, वो होंगी सिर्फ 1, बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस, ये चीज समझ रहे हो, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक की कहूं मैं, क्वाड्रेटिक की कहूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होगी, इसमें मैं एक स्केच यूज कर लेता हूं। जीरोस कितनी होंगी इसकी, 2 होंगी। इसी तरह अगर मैं क्यूबिक की कहूं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं होगी। और अब मैं कहूं बाय क्वाड्रेटिक की कितनी जीरोस निकल के आने वाली हैं, कितनी आएंगी, 4 आएंगी। अगर मैं कहूं कि nth पॉलिनोमियल की, यानी उसकी डिग्री कुछ n है, यहाँ पे तो 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, डिग्री 4 तक थी। बट अगर उसकी डिग्री nth है, nth डिग्री के लिए, nth डिग्री पॉलिनोमियल की, nth डिग्री पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होगी, कितनी होंगी, n होंगी। कितनी होंगी, n जीरोस होंगी। ठीक है ना, मान लिया 15 20, n की वैल्यू बेटा जो भी कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 20 है तो n जीरोस कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। ठीक है ना, बट इतना नहीं निकालना होता है, हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक या मैक्स टू मैक्स क्यूबिक तक ही जाना है। आपके सिलेबस से तो क्यूबिक वैसे भी कट गया है, बट आप क्वाड्रेटिक तो करना ही है और क्यूबिक का भी थोड़ा बहुत अता पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल सी बात थी, मैंने बता दी आपको। ओके, आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तक हम अलजेब्रिकली मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था ना कि जीरोस कैसे निकाली थी हमने अभी अभी, कि वो x + 4 था इक्वल टू 0 रखा था और x की वैल्यू निकल के आई थी -4। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली हम कैसे बता सकते हैं, यानी ग्राफ पे कैसे बता सकते हैं हम कि जीरोस कैसी होंगी। ठीक है, अब लेट अस सपोज कुछ भी अगर हम एज्यूम करें, ठीक, कुछ भी एज्यूम करें, अगर हम मान लिया लेट, अगर मेरे पास है px इक्वल टू है x + 3, हाँ कि ना, x + 3 है, तो यहां अगर मैं इसको y मान लूं, ये आपने 9th में करा था ना। अब यहाँ पे एक टेबल बनाओ x y की जो वैल्यूज निकालो, कैसे निकालेंगे, निकालो जल्दी से, टेबल बना के 2 वैल्यू निकाल लो, x यहाँ पे लिखो या y लिखो। अगर मैं x की वैल्यू कितनी डालूं, 0 डालूं, तो y कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो y कितना मिल, यहाँ पे y की 0 डाल के देखना, तो x y सॉरी क्या उल्टा बोल दिया मैंने, अगर y 0 डालता हूं तो x कितना मिलेगा, -3। ठीक है, ये 2 वैल्यू मिल रही है मेरे को। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके बताओ मेरे को, कितना आया है, x -3 तक है, यानी 1 2 3, -1 -2 -3, और y कहां तक गया है, +3 तक ना, ये तो +3 तक, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कर लो 1 2 मार्क नंबर। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करो इसमें, x 0 है y 3 है, कहां होगा ये पॉइंट, यहां होगा कि नहीं होगा, x -3 है y 0 है, कहां होगा ये पॉइंट, x -3 यहां पे होगा ना। इन दोनों को क्या करो, ज्वाइन कर दो। अब इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि जीरोस कितनी है, देखो जितनी बार भी x एक्सिस कट होगी किसी भी एक ग्राफ के जरिए या किसी भी एक कर्व के जरिए, जितनी भी बार x एक्सिस कट होगी, यहाँ पे मेरे को पता ना x एक्सिस कितने बार कट हो रही है, इसी पॉइंट से तो कट हो रही है, बस ये हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सिर्फ एक पॉइंट से कट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जीरोस कितनी होंगी, 1। और ये कैसी भी इक्वेशन थी, कैसी इक्वेशन थी ये, लीनियर थी कि नहीं थी, और लीनियर की मैक्सिमम कितने जीरो आ सकती हैं, 1 आ सकती है। क्या मुझे 1 जीरोस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमको जीरोस मिल रही हैं 1। ठीक है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, मिल रही है कि नहीं मिल रही, और इसकी वैल्यू भी मिल गई इस पॉइंट पे, क्या है x इक्वल टू क्या है, -3, यहां से निकाल के देख लो, हाँ कि ना, मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां तक तो थी बात एक लीनियर की। अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि आपको बहुत सारे कर्व मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। आप मैं प्लॉट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं उसमें क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, पॉज कर दे। चलो मैंने 2 पॉइंट देखते हैं जो मैंने लिखे हैं अभी। क्या लिखे हैं मैंने, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। क्या कहा उसने कि जो ग्राफ ड्रॉ करा था ना मैंने अभी, एक करा था कि नहीं करा था, ऐसे ये तो होता है हमारा px। ठीक है, y इक्वल टू px बोल सकते हैं इसको, और ये हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x है। तो इसने कहा कि जो जीरोस निकलेंगी वो एट मोस्ट कितने पॉइंट पे कट कर सकती हैं, n पॉइंट्स पे कट कर सकती हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल px ऑफ n डिग्री है, अगर वो n डिग्री का है तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, n पे करता रहेगा। ठीक है, n पे करेगा ना, जितनी डिग्री उसकी उतनी जीरो उसकी। तो ये क्या बता रहा है, जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतनी ही जीरो है। ठीक है, इस ऐसे कट कर रहा है, ये मैंने बताया भी था आपको, ये मैंने बस लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं इसको। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट x एक्सिस। देखो अभी बताया मैंने कब होंगी कि नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगी, जितनी बार ग्राफ कट हो रहा है। ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। फिर आगे देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक के कुछ ग्राफ्स। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा दिखता है। मैं आपको बनाना नहीं सिखाने वाला, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल देने वाला हूं कैसे बनाते हैं। मेरे को एग्जैक्ट भी नहीं पता कि इस इक्वेशन क्या बनने वाला है, मैं सिर्फ एग्जांपल लेने वाला हूं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ जनरल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं ना तो कैसा ग्राफ बनता है, ध्यान से देखेंगे कैसा कैसा बन सकता है। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सॉरी 2 हो सकती हैं। एक बन सकता है ऐसा ग्राफ, ठीक है, और एक बन सकता है ऐसा ग्राफ। कैसा, ऐसा। और ये चीज क्या होती है, क्या है ये जो एक कर्व सा बन रहा है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, पैराबोला। बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या, अगर हम इसको बोलना चाहे, क्योंकि इसका फेस ऊपर की तरफ है, किस साइड है इसका फेस, ऊपर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। और इसका जो फेस है नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ कि ना। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया। एक चीज और बताता हूं, इस ग्राफ के अंदर जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है, जो सबसे नीचे पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा ये। अब इस वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है उसको सभी नोट करेंगे, -b/2a अपॉन, सॉरी अलग से कॉमन लगा के दूसरा कोऑर्डिनेट लिख दो। कोऑर्डिनेट मिलेंगे इसके, एक x एक y मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा -d/2a। ठीक है ना, सॉरी 4a होगा कि नहीं होगा। इसको आपको याद करना है, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ये। ठीक है, -b/2a। a b c की वैल्यू तो आपको पता ही होगी क्या होती है, जैसे ये a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा। अभी d, कैपिटल D क्या है, अगर आपने 4th चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा आपने क्या, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अभी अगर आपने पढ़ा है अभी तो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूं क्या होती है। d होता है हमारा b² - 4ac। इस चीज को सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे d क्या है, a b c तो आपको इक्वेशन में दिख रहा है क्वाड्रेटिक में, बट जो d है वो ये है। आपसे कोई भी पूछे कि ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये क्या होगा, तो आपको ये बता देना।
चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो या लोअर पैराबोला हो, इसको लोअर मतलब वही है, यानी अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ठीक है, कोई सा भी पैराबोला हो तो आपको ये बता देना। अब पैराबोला ना थोड़ा साइड में से भी जा सकते हैं, ऐसा भी पैराबोला हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो पैराबोला कहीं से भी जा सकता है, तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखे हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या देखना है हमें, अब मैं आपको बताता हूं पहचान कैसे होगी। अगर आपको इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और एक ग्राफ तो दिया नहीं है आपको, आप कैसे बताएंगे कि वो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड है या, बताओ आप, दूसरा अपवर्ड है, ठीक है। देखो, अगर आपको पहचानना है कि जो पैराबोला है डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड होगा तो वहां पे जो एक्स स्क्वायर होगा ना, जो एक्स स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी वो कुछ ऐसी फॉर्म में होगा, ठीक है, इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके आगे नेगेटिव साइन लग रहा होगा, ठीक है, जैसे कि 2x + 3, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर वो इस फॉर्म में है तो वो हमेशा ही क्या बनाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, समझ गए ये बात, यानी ये कैसा बनाएगा, डाउनवर्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, सिर्फ डाउनवर्ड नहीं बनाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इस चीज को आप नोट करेंगे क्या, कि अगर -x² इक्वल है, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, ऐसा कुछ लिख लो, अगर x² का जो कोफिशिएंट है माइनस है, माइनस में साइन आ रहा है उसके साथ, तो कैसा पैराबोला आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो वो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा भाई अपवर्ड पैराबोला, समझे कि नहीं समझे, आगे ये बात तो क्लियर है ना। अगर ये x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि x² + 2x + 3, तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ इसका फेस होगा, ठीक है। अब दो चीजें और बताता हूं, इसी भी सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को नोट करते चलना, आपके एमसीक्यूज में अब की बार बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है पूछी जाए, और वन यार सेकंड क्वेश्चन पढ़ते आंसर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो, ठीक है, पिछले सालों तक नहीं पूछी जाती है चीजें, बट अब की बार पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका जो पेपर है एमसीक्यूज टाइप है। ओके, अब इसकी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को ये बताओ इसकी जीरो कितनी होंगी, अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो इसकी जो जीरोस होंगी कितनी होंगी, जल्दी से बताएंगे मेरे को, दो होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर दो जीरोस आएंगी तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव भी हो सकती है, एक नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों सेम भी हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों सेम हो, या क्या हो सकती है, पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं, कि दोनों सेम हो, हाँ कि ना, ठीक है, या एक पहली नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो, या पहली पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। इमेजिनरी वाला 4th चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स वाला। अब भी फिलहाल के लिए तीन कंडीशन हो सकती हैं आपके पास, कि या तो दोनों रूट्स सेम आ जाए, या एक पहला पॉजिटिव आ जाए दूसरा पहला नेगेटिव आ जाए और दूसरा पॉजिटिव आ जाए, या पहला पॉजिटिव आ जाए दूसरा नेगेटिव आ जाए। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, देखो, अगर ये दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, यानी दोनों जो जीरोस आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, तो उसकी जो जीरोस आएंगे वो कितनी आएंगी, यानी वो जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, मैं आपको एक दिखाता हूं कैसे, कि मान लिया कोई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी, कोई भी, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी और उसकी जो जीरोस आई है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं 3 और 3 आ गई, ठीक है, और वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, यानी इक्वेशन कुछ ऐसी है, x से स्टार्ट हो रही है, यानी अपवर्ड पैराबोला होगा, और अपवर्ड पैराबोला होगा। अब एक चीज ध्यान देना, ये पैराबोला तो ऐसे बनेगा, बट ये दोनों क्योंकि सेम है और 3 यहाँ पे आना है कुछ, ठीक है ना, तो जो पैराबोला बनेगा ना, इस 3 को सिर्फ टच करके निकल जाएगा, ठीक है, इस 3 को सिर्फ टच करके निकल जाएगा, यानी रूट्स तो दो आए हैं बट इसकी जीरोस कितनी आएंगी, एक आएंगी, बिकॉज आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इसको टच करके जा रहा होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ओके,
जब हमारे रूट्स यानी रूट्स जीरोस को ही बोलते हैं, ठीक है, इसको रूट्स भी बोलते हैं, आप 4th चैप्टर में इसका बोलेंगे रूट्स, ठीक है। अभी जीरोस हम जो काउंट करते हैं वो इन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल यूज करते हैं, बट जो रूट करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स यूज करेंगे, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अगर दोनों रूट अलग अलग दोनों जीरोस अलग अलग होंगी तब क्या होगा, चलो यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों जीरोस अलग अलग आ जाएं, यानी एक पॉजिटिव आ जाए या एक नेगेटिव आ जाए, तब क्या होगा, ठीक है। मान लिया कोई जीरोस आई मेरी -3 और दूसरी आ गई 3, हाँ कि ना, कोई ऐसे आ गई तो कैसा बनेगा, मान लिया आपकी बार लोअर पैराबोला है, डाउन पैराबोला है, तो कैसे होगा, यानी इसका जो सिंबल होगा x² का माइनस में होगा, हाँ कि ना। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा एक यहाँ पे x को टच करके जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यानी अब की बार हमारी x एक्सिस को वो पैराबोला दो पार्ट्स में काटेगा, दो पार्ट्स नहीं बोल सकता, दो पॉइंट में काटेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट पे टच करा उसने, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, बट यहाँ पे उसने दो पॉइंट पे काट दिया, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी जीरोस निकल के आई थी दो डिफरेंट थी, ठीक है, डिफरेंट साइन की थी, एक नेगेटिव थी एक पॉजिटिव थी। बट अगर हमारी जीरोस सेम आ जाएं, ठीक है, तब क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे करके जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, और इस चीज को नोट करते रहना वरना भूल जाओगे, ठीक है, भूल जाओगे। अच्छा आगे देखते हैं, उससे पहले आप ये सब नोट करो, ठीक है। चलो आपको जीरो से रिलेटेड है ना एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला, बहुत अच्छी, ये आपके एमसीक्यू सोल्व करने टाइम और इवन आप जब लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करते तब भी बहुत काम आने वाली है, आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ax² + bx + c है नहीं। अब आपको क्या देखना है, अगर आपको जीरोस निकालनी पड़े तो आप पूरा सोल्व करोगे, ठीक है, जैसे आप करते हैं यहाँ, ठीक है। तो आप अगर बिना सोल्व करे, अगर मैं पूछूं कि दोनों जो रूट्स आने वाले हैं, दोनों जो जीरोस आने वाले हैं, उनके साइन कैसे होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या एक पॉजिटिव होगा, वो तो आप कैसे कहोगे, अब सोल्व करके तो पता चलेगा ना, वो तो जब मैं सोल्व कर लूंगा उसको तभी तो मैं बता सकता हूं कि वो कैसे होंगे। बट मैं आपको कह सकता हूं कि आप सिर्फ इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल को देखकर बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए बोल रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक के लिए बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बता सकते हैं कि वो उसके जो रूट्स आने वाले हैं, जो उसकी जीरोस आने वाली हैं, उनके साइन क्या होने वाले हैं, देखकर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है यानी जनरल फॉर्म देखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वहां पे सिर्फ बी और सी को देखना है, एक ये बी है और एक सी है, इसके साइन देखने हैं। अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, बी और सी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो रूट्स आने वाले हैं, जो जीरोस आने वाली हैं आपकी, वो आपकी आने वाली है नेगेटिव, ठीक है। अगर आपके बी और सी, बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, तो जो आपके दोनों की दोनों जीरोस आने वाली हैं वो पॉजिटिव आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपकी क्या कह रहा हूं, अगर आपके बी जो है वो पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, तो आपके जो साइन ऑफ जीरो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। अगर आपके बी और सी दोनों नेगेटिव हैं तो आपके जो जीरोस आएंगे एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ये टेबल याद कर लो, आसान सा तरीका है, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जब सिंबल दूसरे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव, तो सिंबल कैसे हैं, उल्टे पुल्टे, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं यार कुछ भी, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। अच्छा इसके लिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि सोल्व तो नहीं कर रहा मैं, बट मैं सोल्व करके बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखो बी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पे बी क्या है, पॉजिटिव है, ओके। सी क्या है, यहाँ पे सी भी पॉजिटिव है। बी और सी जब दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो मेरे रूट्स कैसे आते हैं, दोनों नेगेटिव आते हैं कि नहीं आते हैं, तो यानी बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मैं बोल सकता हूं बोथ रूट्स या जीरोस कुछ भी बोल लो, जीरोस आर नेगेटिव। आप इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसके रूट्स क्या क्या है, क्या दोनों नेगेटिव आए या नहीं आए, ठीक है, चेक करेंगे आप सभी, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ क्या है, बी पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, और सी नेगेटिव है, देखो जल्दी से, सी क्या है, नेगेटिव है।
बी पॉजिटिव सी नेगेटिव। कौन सा केस? थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है? एक पहला पॉजिटिव दूसरा पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं। बड़े छोटे का ये आपकी जरूरत नहीं है कि कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा, ये आपके लिए जरूरत थी ना, मैं इसलिए बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपको यही पूछेगा कि इनके साइन कैसे होंगे, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं भी पढ़ा रहा था क्लास को, ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि वो बच्चा पूरा सोल्व करने बैठ गया, बहुत डिफिकल्ट सा दे रखा था, जैसे भयानक सा दे रखा है, इसी टाइप का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसमें पूछ लिया इन दोनों रूट्स के, जो इस रूट्स के रूट्स क्या क्या आने वाले हैं, उनके सिंबल क्या होंगे, उनके साइन क्या होंगे, तो सोल्व करता रहा बेचारे से निकले ही नहीं, ठीक है। तो उसको कंफर्म ही नहीं हुआ। बट आपको सोल्व करना है क्या? नहीं करना यार, साइन देखो और बता दो कौन से साइन आने वाले हैं। ये तो सेकंड लगनी है क्या, मतलब 5 सेकंड से ऊपर लग सकता है क्या इसमें? भरने में तो लगना है, उस जो ओमर शीट बननी है उसको तो टाइम लगना है बस। अच्छा, अगले में देखो इतना बड़ा सा टर्म दे दिया ना, इसको सोल्व करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ये हमारी कौन सी टर्म है, यानी ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, क्योंकि एक्स इसके साथ है, तो बी मेरा कैसा है? पॉजिटिव है, और सी मेरा नेगेटिव है। थर्ड के फिर से लग गया, तो इसके भी रूट्स कैसे आएंगे? नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज आप चारों लगा के आप देख सकते हैं, बाकी एग्जांपल लेके भी बिल्कुल ये हर कंडीशन पे फुलफिल करेगी, ठीक है। तो कितना आसान काम हो गया ना आपके लिए। तो अब आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो पूछेगा साइन कौन से है, आप तो कटाक से बचा दोगे, वरना आपको कम से कम 3 मिनट एक क्वेश्चन पे लगानी पड़ती है, अब 5 सेकंड में काम चलेगा, ठीक है। तो आपकी करीब 3 मिनट की 3 मिनट बच गई, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं बाकी पेपर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं, अपना इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम रिलेशन देखेंगे किस किस के बीच में? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? यही होती है ना, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे x क्या है? जीरोस है, और ये रिलेशन देगा किसके रिगार्डिंग? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कोफिशिएंट है, यानी जो जीरोस होगी, x क्या है? 0 है, यानी b बाय b क्या है? ये है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। और जो a है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। तो मैंने लिख दिया जो x होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये रिलेशनशिप है और आपको याद करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे याद कर लो, x इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी से यहां से याद रख लो माइनस बी बाय ए, या आप ऐसे याद रख लो माइनस ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? ये बी हो जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये चीज याद कर लो आप। अच्छा, अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट शुड नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे ना मैंने कुछ लेट करा है, क्या? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या जीरोस कह लो आप, ठीक, कुछ भी कह लो, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जो अल्फा और बीटा है ना, जीरोस हैं, ठीक है। जीरो दो तो जीरो आएंगे इसकी, तो दो मैंने क्या कर लिए? डायरेक्ट कर लिए। मान लिया अल्फा, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ग्रीक वर्ड है। तो अगर मेरे को इनका सम निकालना हो, यानी इन दोनों की जीरोस का अगर सम निकालना हो, तो उसका बीच में रिलेशन क्या है? विद कोफिशिएंट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो का सम किसके बराबर आएगा? किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाई। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज तो लिखी है। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी। अगली चीज क्या कहता है? अब हमने सम देख लिया, अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनके प्रोडक्ट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा? यानी अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, दो जो रूट आ रहे हैं, जो जीरोस आ रही हैं, उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाय ए। सी क्या होता है? कहां गया सी? सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, और ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
हाँ कि ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या क्या देख, क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, अब क्यूबिक भी देख ले। ठीक है, क्यूबिक देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो अपना लास्ट देख लेते हैं क्या, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप क्या है विद द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो इसका वैसे हमें जनरल फॉर्म पता है, क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म, क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0, यही होती है ना। अब आपको इसके पहली बात मेरे को ये बताओ, अगर ये क्यूबिक है तो इसकी जीरोस कितनी होंगी, 3 होंगी ना, मेरे को 3 होंगी क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, जितनी डिग्री उतने जीरोस, बिल्कुल करेक्ट। यानी अगर मैं कह दूं अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1, ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लूं, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिखना चाह रहा तो 1 मान लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने कह दिया अल्फा बीटा गामा, ये गामा होता है, ठीक है ना, ये गामा का सिंबल है। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस बी बाय ए। बी क्या है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो, मैंने लिखा नहीं है, माइनस ऑफ, ये माइनस सिंबल तो आ गया ना, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका किसका, एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो चीज है, इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, बात तो सेम ही रहेगी। अब इसको याद करना पड़ेगा वरना आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे पेपर में, तो कोई आपको लिख के दे के जाएगा नहीं, है ना। अभी तो आप देख लोगे कॉपी में, नोटबुक में, जिसमें भी देखना होगा, बट आपको ये चीज याद होनी चाहिए। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बी बाय ए था, माइनस बी बाय ए था, सी बाय ए था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको एक शीट पे लिख लो, दीवार पे टांग दो, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लगा लो, कहीं पे लगा लो, इनको लिख लो, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको कहते हैं रूट्स यानी जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, इसका मतलब क्या है, दो दो करके मैंने रूट्स लिए, ये जीरोस ली, उनका सम कर दिया। ठीक है, कि अल्फा बीटा एक बार लिया उनको, फिर मैंने बीटा गामा लिया, फिर मैंने गामा अल्फा लिया, उन तीनों का सम कर दिया, पहले तो इनका प्रोडक्ट करा, ठीक है, फिर इन तीनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। और ये होता है, ये किसका रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, सी बाय ए के, यानी इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के। सी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का होता है कोएफिशिएंट ऑफ ए, लिख दूं, जरूरत है, चलो मैं लिख देता हूं। सी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ किसके, एक्स क्यूब के, क्योंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ ए क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, अब आखिरी आता है क्या रिलेशन, कि इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिए। अगर हम प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना हमने, उसमें पढ़ा था हमने सम और प्रोडक्ट ही तो पढ़ा था उसमें, बस उसमें ये चीज नहीं थी, इसमें चीज ये एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, ये आपको करनी पड़ेगी भाई, ये इनको नोट करते चलो। अब ये क्या होता है, इन तीनों का अगर सम करेंगे हम तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे माइनस ऑफ डी बाय ए। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, देखो वहां से। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये चीज भी आपको याद कर लो, ठीक है, ये एक बार देखने से याद नहीं होती, इनमें कंफ्यूजन होता है भाई, ठीक है ना। तो अब अपना एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसके 2.3, उसमें थोड़ा सा एक डिवीजन है, वो जैसे कि वैसे तो आपको कट चुका है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यूज के लिए चाहिएगा वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें थोड़ा सा ज्यादा सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू करिए वीडियो को, बस 5 मिनट की और बात है, ठीक है ना। चलो स्टॉप कर, चलो अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, बिल्कुल आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट इसमें स्टार्टिंग में आपको हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुश्किल पड़े, बट आपको आना चाहिए। सिलेबस से तो काट दिया सीबीएसई ने, बट आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी ना, तो उसी का अब की हम वेरिएबल के अंदर डिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे, इस डिवीजन को कैसे करते हैं, सबसे पहले वो सीखते हैं कि जो भी फर्स्ट टर्म होती है ना, यहाँ पे जो डिविडेंड के अंदर फर्स्ट टर्म है उसको लिखो यहाँ,
क्या करूं, उसको लिखो, यहाँ क्या लिखा है 3x3। और जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री में लिखी हुई है, एक काम और करना होता है आपको, अगर ये डिग्री मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर नहीं लिखी होती ना, क्वेश्चन आपको कैसे होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा ऐसे कुछ कि 3x² प्लस 2x² प्लस 3, या कुछ ऐसे दे सकता हूं मैं अगर रीअरेंज करूं कि 2x² प्लस 3 प्लस 3x³ इज डिविजिबल बाय 2 प्लस x²। तो पहले आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर को आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी छोटी, और उसके बाद सबसे बाद में कांस्टेंट, और इसी तरह इसमें करना पड़ेगा। क्या है सबसे पहले बड़ी पावर x² प्लस 2। इसी तरह अगर आपको कहीं ऐसे कुछ मिलता है तो पहले उसकी पावर को अरेंज करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, पहले जो पहले टर्म है उसको आप लिखेंगे नीचे साइड में लिखेंगे, और जो इसमें हाईएस्ट पावर है उसके साथ इसको करेंगे डिवाइड। करते हैं डिवाइड, x² से x³ कैंसिल नहीं हो गया तो 1 पावर बच जाएगी, यानी क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। आप 3x को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3x को लिखेंगे यहाँ पे जहां पे हमारा क्वेश्चन आएगा। अब इस 3x को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा मेरे को, 3x³ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं 3x इंटू x² करूं तो क्या मिलेगा, x और x की पावर 2 और 1 3x³, हाँ की ना, ठीक है। अब ये 2 बच गया, इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू 3x यानी 6x। 6x किसके नीचे आएगा, अब x वाली तो वेरिएबल है नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करो इसको साइड में लिख दो, ठीक है, 6x, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यहीं पे लिख दो और बाकी टर्म को साथ साथ उतार भी लो। इसको ऐसे ही करो, आप बाद में करेंगे, ठीक है ना, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको साइड में लिखो, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब क्या करो, आप इनके साइन चेंज कर दो, क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो, और इस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव था मैंने नेगेटिव बना दिया, अब इसको कर दो कट, ठीक है कि ना। अच्छा ये कट हो गया तो मेरे पास क्या बचा 2x²। अब देखो x की पावर 2 x की पावर 1 कहां है, ये रहा, और ये प्लस है माइनस है, माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, ध्यान से देखो साइन चेंज हो चुका है, ठीक है। और साइन चेंज उन्हीं का करना होता है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आता है, इनका साइन चेंज मत कर देना जिसके साथ हमने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है ना। ये एज इट इज उतरेंगे नीचे। अच्छा अब फिर से आपको क्या करना है कि देखो ऊपर ज्यादा खिचड़ी पक गई है तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये तो रहेगा ही, क्या था यहाँ पे x² प्लस 2। अब क्या करना है आपको, फिर से वही काम करना है, क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, उठा ली, इसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, x² से x² कैंसिल, यानी 2 आ गया मेरे पास। अब 2 यहां लिख दो, साइन कौन सा है प्लस, प्लस 2 करके यहां लिख दो, ठीक है। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 2x², और इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4। कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट आई है तो इसी के नीचे अच्छी लगेगी, इसके नीचे तो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, करने हैं साइन चेंज, जिनका रिजल्ट आपने निकाला है सिर्फ वही, इसका साइन चेंज मत कर देना, इससे ये कैंसिल। अब बचा आपके पास -6x, और ये नेगेटिव हो चुका है, यानी -4 और +3 कितना होता है -1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, यानी हमारा जो रिमाइंडर आ चुका है वो -6x -1 आ चुका है। क्यों, क्योंकि जो डिवाइजर होता है उससे पावर इसकी नीचे आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। अगर आपने यूक्लिड याद हो, क्या होती है कि क्या होती थी ये होती थी a = b प्लस r, ये होती थी कि नहीं होती थी। अब जो हमारा रिमाइंडर होता था वो क्या 0 से बड़ा और 0 के इक्वल और b से छोटा नहीं होता था। b क्या होता है यहाँ पे डिवाइजर, और b यहाँ क्या है डिवाइजर, तो क्या ये b छोटा नहीं आ गया, तो क्या रिमाइंडर नहीं हो गया। यानी मैं सिंपल सी बात में कहूं कि जो डिवाइजर की जो पावर है उससे छोटा आपको रिमाइंडर मिल जाए तो वही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। जो भी आपको उससे कम वाला यहाँ पे मिल जाए तो वही आपका रिमाइंडर है। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो भी हम दोबारा डिवाइड करते, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल नहीं हो सकती है,
इससे छोटा ही होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तभी हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, चलो एक चीज रहती है आज के लिए, और ये चैप्टर मतलब इसका इंट्रोडक्शन हो गया हमारे लिए खत्म। अब 4 चीज होती हैं इसके अंदर। क्या क्या होती हैं? एक होता है हमारा डिवाइजर, होता है कि नहीं होता है? एक होता है डिविडेंड, एक होता है कोशेंट, और एक होता है हमारा क्या, रिमाइंडर। अब देखो मैं इसको कुछ नाम देने वाला हूं। देखो सबसे पहले डिविडेंड को देते हैं px, क्या देते हैं? px। रिमाइंडर को देते हैं rx, कोशेंट को देते हैं qx। इसको थोड़ा सा अजीब सा नाम देना पड़ता है, वो आपको मिलता है gx, जो इसके अल्फाबेट से मैच नहीं होता क्योंकि डिविडेंड ने उसका छीन लिया। px दे देते हैं, ठीक है, dx नहीं देते इनका, ठीक है। जनरली देते आप दे सकते हो, बट जो चलता है उसी को लेना चाहिए ना, तो ट्रेंड में है। अब आप क्या कह सकते हो कि मेरे को ये चीज बताना, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा याद आ रही है आपको? क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा याद आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज तो है। डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही तो चीज है। और मैं क्या कह सकता हूं, अगर मेरे पास px है gx है तो मैं कोशेंट और रिमाइंडर दोनों चीज बता सकता हूं ना, कि मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड है, और मैं कोशेंट भी बता सकता हूँ, रिमाइंडर बता सकता हूँ। कोशेंट ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 चीज होगी, चौथी चीज बता सकता हूँ, हाँ की ना, ये चीज बता सकता हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल कर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर हो चुका है इस इंट्रोडक्शन के अंदर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे। कल से हम करने वाले हैं इसी चैप्टर पे ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और क्या करेंगे, एडजस्टेंट डिवीजन टाइप भी बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, और आपको असाइनमेंट भी मिलते हैं, आपको पता होगा अगर आपने हमारा पिछला जो चैप्टर है वो आपने मेरे साथ करा होगा तो। ठीक है, आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और आपको वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। हैव अ नाइस वीडियो।